नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक के यूट्यूब कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आज मेरे साथ कैमरे पर हैं मेरे सहयोगी दीपक सिंह। ऐसे तो पहले हम रोज़ ही आप सबके सामने हाजिर हुआ करते थे, कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो आते ही थे, लेकिन कोविड की वजह से हमारे दफ्तर में शिफ्ट जो है वो बदल गई और शिफ्ट बदलने की वजह से अब कुछ दिनों में लोकेंद्र जी हाजिर होते हैं, कुछ दिनों में मैं हाजिर होता हूं। तो इसलिए मेरी बारी थोड़ी आप लोगों से मुलाकात की देर से आती है या कम हो गई है। तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये लिखते हैं कि आप हमें मिस करते हैं और हमसे रोज़ कहानियाँ सुनना चाहते हैं। सेम विथ मी, मैं भी आप लोगों से रोज़ मुखातिब होना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, लेकिन समहाउ सिचुएशन ऐसा बना हुआ है कि चाहकर भी ये सिलसिला जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगेन मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों से ज़्यादा मिलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करूँ, नई नई कहानियाँ और वाक़ये जुर्म के जो हैं वो आप सबको सुनाऊँ। आज मैं आपको हमेशा की तरह एक बहुत ही अजीब मर्डर मिस्ट्री सुनाने वाला हूँ, उसके बारे में बताने वाला हूँ, और एक ऐसी घटना जो बिल्कुल हाल ही में हुई है, जिसे हम रीसेंट इंसिडेंट कह सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं आप सबके जो कमेंट्स होते हैं, जो हमारे मैसेज बॉक्स में आप लिख कर भेजते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उनका नाम ले लें या उनकी बात हम बाकी लोगों तक पहुंचाएं। तो आज उस सिलसिले को भी, उस परिपाटी को भी मैं बरकरार रखूंगा और फ़ौरन इस लाइव स्टोरी के मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा, आप लोगों के नाम भी लूँगा। तो मेरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के नाम लूँ। जिनके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, आप कतई ये मत समझिएगा कि मैं कोई भेदभाव कर रहा हूँ या जानबूझकर किसी का नाम स्किप कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि जो लोग मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट नहीं करते हैं, मैं उनका भी नाम जो है ज़रूर लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि वो अगर नेगेटिव कमेंट करते हैं तो इसके पीछे कोई उनकी शिकायत रहती होगी या वो मुझे किसी तरह सुधारना चाहते होंगे, और मैं उस एफर्ट में भी लगा रहता हूँ। और जिनका मैं नाम ले पाऊंगा, अगेन उनके लिए तो मैं थैंकफुल रहता ही हूँ। आई होप कि आप ये सिलसिला और ये प्यार बरकरार रखेंगे। आइए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। बहुत मैंने जिसे कहते हैं कि प्रीफेस यानी भूमिका बांधकर आप लोगों को पहले ही बोर भी कर दिया होगा। तो ये वाकया जो है ये हैदराबाद का है। हैदराबाद में 23 मई 2020 यानी इसी साल 23 मई को एक रोड एक्सीडेंट की घटना हुई। हैदराबाद में एक लोकेलिटी है जिसका नाम है मेडचल। जहाँ तक मैं हैदराबाद गया तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ या गेस कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है ये कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप का इलाका है और बहुत मुमकिन है कि शायद यहाँ कुछ मेडिकल के फर्म्स या फैक्ट्री होंगी जिसकी वजह से इस जगह का नाम मेडचल हो। मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ, लेकिन मेडचल इलाके में ये एक्सीडेंट की घटना हुई। और एक्सीडेंट कुछ यूँ हुआ कि बाइक से 28 साल का एक नौजवान गुजर रहा था और तभी एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसे ज़ोरदार टक्कर मार दी। और आप समझ सकते हैं कि ट्रक जैसा हेवी व्हीकल जब किसी बाइक से टकराएगा तो उस बाइकर की हालत क्या होगी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई और ये बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट में लोगों की आंखों के सामने ये एक्सीडेंट हुआ। आसपास के जो लोग थे वो खड़े हो गए और वहाँ भीड़ लग गई, जैसा कि हमारे देश में होता है। आप जानते हैं, लोग ऑन लुकर्स जिसे हम कहते हैं, तमाशबीन, उनकी अच्छी खासी भीड़ लग गई। लोग देखने लगे क्या हो गया, कैसे हुआ, बातें कर रहे थे। लेकिन जितनी जल्दी और स्विफ्टली उसको मदद मिलनी चाहिए उतनी जल्दी उसको मदद नहीं मिल पा रही थी। लोग बातें तो कर रहे थे, लेकिन उसको उठाकर हॉस्पिटल कौन ले जाए, ये इनिशिएट करने में थोड़ा वक्त लग रहा था। लेकिन तभी इत्तेफाक से वहाँ से एक कार निकली और कार में जो भी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने जब ये भीड़ देखी वहाँ उतरे और उन्होंने देखा कि एक नौजवान जो है वो रोड एक्सीडेंट के बाद बुरी तरह से लहूलुहान पड़ा है, उसकी हालत ख़राब है। तो कार वालों ने बिल्कुल वक्त नहीं गंवाया और थैंक्स टू देम कि उन्होंने फ़ौरन उस लड़के को अपनी कार में बिठाया भी नहीं कहूँगा, अब तो कहूँगा कि उठा लिया और लोड कर लिया। या लोड कर लिया वर्ड ठीक नहीं होगा, उठा लिया, कार में उठा लिया। और उठाने के बाद फ़ौरन वो हॉस्पिटल के लिए निकल गए और तब उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। लोगों ने भी राहत की सांस ली कि चलो ठीक है, लड़का अस्पताल पहुंच जाएगा तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाए। तब तक वो जो ट्रक था जिसने इस बाइकर को हिट किया था वो भी वहाँ से निकल चुका था। ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो चुका था, भाग चुका था। अब
हॉस्पिटल में जब इस लड़के को पहुंचाया गया, डॉक्टरों ने बताया कि लड़के की मृत्यु हो चुकी है, ब्रॉड डेड उसे करार दिया। क्योंकि एक्सीडेंट का मामला था तो इस मामले में पुलिस को भी इत्तला दी गई। एक्सीडेंट की लोकेलिटी के हिसाब से मेडचल जो पुलिस स्टेशन है, उस मेडचल पुलिस स्टेशन ने इस मामले की जांच शुरू की और जांच पड़ताल के सिलसिले में सबसे पहले इस नौजवान की पहचान पता की गई और उसकी पहचान जो है एक फार्मा कंपनी के एम्प्लॉय के तौर पर हुई जिसका नाम था धारावत सुरेश। तो ये जो सुरेश है, इसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और ये सबके सामने ये घटना हुई थी। पुलिस भी इसे रोड एक्सीडेंट ही मानकर चल रही थी, लेकिन जो नियम कानून है उसके मुताबिक एक्सीडेंटल डेथ जो है वो अननेचुरल डेथ की श्रेणी में आता है। तो इस मामले में पुलिस को मरने वाले नौजवान का पोस्टमार्टम भी करवाना था और पुलिस ने उस डेड बॉडी को उस हॉस्पिटल से कलेक्ट करके या रिकवर करके, जो भी कहिए आप, पुलिस ने उस डेड बॉडी को सरकारी अस्पताल में भिजवाया जहां पर सुरेश की लाश का पोस्टमार्टम किया गया। कुछ रोज गुजर गए और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडचल पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स को मिली, या खासकर इस मामले का जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जब उसे मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो उस ऑफिसर का दिमाग चकरा गया और उसने अपने जो स्टेशन हेड ऑफिसर हैं, जिसे हम दिल्ली एनसीआर में तो एसएचओ कहते हैं, पता नहीं साउथ में क्या बोलते होंगे, एसएचओ से और जो थाना प्रभारी जिसे कहते हैं और दूसरे ऑफिसर से जब उनसे भी डिस्कस किया तो वो भी चौंक गए। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात ही ऐसी लिखी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ये जो सुरेश नाम का लड़का है, इसकी मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई बल्कि इसका मर्डर हुआ है, और मर्डर भी ऐसे वैसे नहीं हुआ बल्कि इसकी किसी कपड़े से गला घोंट कर हत्या की गई है। अब आप सोचिए, ब्रॉड डे लाइट में एक्सीडेंट होता है, सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने, उसे कुछ लोग उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, डॉक्टर उसे मुर्दा करार देते हैं, बताते हैं कि यहाँ आने से पहले ही उसकी जान निकल चुकी है, लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उसकी गला घोंट कर हत्या हुई है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला था और इसी वजह से पुलिस वाले भी हैरान रह गए कि इस कहानी का रहस्य क्या है, पेंच क्या है। अब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ाने का फैसला किया और जो एक्सीडेंट का केस था उसे मर्डर के केस में कन्वर्ट कर दिया गया। पुलिस ने इस कोशिश में सुरेश के दोस्तों और दुश्मनों के बारे में पता करने की शुरुआत की, क्योंकि पुलिस ये जानना चाहती थी कि सुरेश का कत्ल आखिर किसने किया और कब किया, ये भी पुलिस जानना चाहती थी। क्योंकि एक्सीडेंट के फौरन बाद उसे जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है वहां से उठाकर हॉस्पिटल लाया गया था, तो कातिल मिला कहाँ इसको इस दरमियान, इतने शॉर्ट टाइम के दौरान, ये भी पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। तो पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और सुरेश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की। सुरेश के घर वालों से जब पुलिस ने बात की तो पता चला कि सुरेश जो है एक नॉर्मल लड़का था और किसी तरह की जो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है उस तरह, जैसे होता है ना, कुछ लोगों को जुए का शौक होता है या कोई कहीं पब बार या डिस्को, हालांकि पब बार डिस्को को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिसे कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा मान लीजिए कोई ड्रिंक करता हो या कहीं गलत सर्कल में उठता बैठता हो, इस तरह का कोई चक्कर सुरेश का नहीं था। तो उसके माता पिता से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि सुरेश बहुत अच्छा लड़का था और उसकी शादी जो है तकरीबन 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी और कई सालों तक, तकरीबन 5 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक सुरेश की ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल चलती रही, मैरिड लाइफ। और जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी उसका मैं आपको नाम बताऊं, उसका नाम था डी बबीता। तो डी बबीता से उसकी शादी हुई थी और ये सब कुछ बहुत नॉर्मली चल रहा था। और ये जो बबीता नाम की लड़की है जिससे शादी हुई थी, मैं उसके बारे में भी थोड़ा बता दूं। वो जो है एक गांव है हैदराबाद के पास में ही, उसका नाम है सैदो निगदा थांडा। इस जगह का नाम है सैदो निगदा थांडा। तो इस गांव में की रहने वाली थी बबीता, और बबीता जो है उस गांव की वार्ड मेंबर भी थी। तो कुल मिलाकर उसका एक पॉलिटिकल एक्सपोजर भी था और वो एक तेज़ तर्रार स्मार्ट लड़की थी जिससे सुरेश की शादी हुई थी और तकरीबन 6 साल से ये रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप चल रहा था। लेकिन अभी हाल के दिनों में इस सुरेश और बबीता की ज़िंदगी में एक ट्विस्ट
आ गई। और वो ट्विस्ट ये था कि सुरेश को ये पता चला कि बबीता का अपार्ट फ्रॉम देयर नॉर्मल मैरिड रिलेशनशिप, बबीता का एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी है। ये बात जब सुरेश को पता चली तो ऑब्वियसली एक पति होने के नाते उसे बड़ा चीटेड फील होने लगा। उसने ये पता करना शुरू किया कि वो आदमी कौन है, बबीता उससे कब से जानती है, कैसे मिलती है। तो जब इस पूरे मामले की छानबीन कह लें या पड़ताल कह लें सुरेश ने अपने स्तर पर की, तो उसे पता चला कि जिस नौजवान से बबीता का अफेयर है उसका नाम प्रेम सिंह है। और प्रेम सिंह से ये सब कुछ जो है, शायद जो सुरेश की जानकारी में था उसके मुताबिक ये सब कुछ शायद शादी से पहले से ही चला आ रहा था। लेकिन बबीता ने फिर भी शादी की सुरेश के साथ, और अपना ये जो रिलेशनशिप है इसके बारे में वो हमेशा उसको छिपा कर रखती थी, झूठ बोलती थी, सुरेश को पता नहीं चलने देती थी। लेकिन एक रोज़ सुरेश को ये बात पता चल गई, और जब पता चल गई तो उसने बबीता को कन्फ्रंट किया। कन्फ्रंट करने के बाद आप समझ सकते हैं जो होता है वही हुआ। बबीता ने भी इस मामले में रिटेलिएट किया, यानी अपना प्रतिवाद उसने किया। और पति पत्नी के बीच में ये जो वो वाला मामला था, बीवी का जो बॉयफ्रेंड था उसकी वजह से पति पत्नी के बीच में तनाव रहने लगा, और हस्बैंड वाइफ के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ भी होती थी, कहासुनी भी होती थी। तो ये बात जो है सुरेश की ज़िंदगी के बारे में, उसके ज़ाती ज़िंदगी के इस उथल पुथल के बारे में पुलिस को ये बात पता चली, और उसने तय किया कि वो इस मर्डर केस को इस एंगल से या इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए तफ्तीश करने की कोशिश करेगी। और पुलिस ने छानबीन करते हुए उस प्रेम सिंह नाम के बंदे को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। पहले उसने अपने लेवल पर पुलिस को बहुत बहलाने बहकाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली उसने मान लिया कि सुरेश के मर्डर के पीछे उसका हाथ है। और उसने बताया कि इस मर्डर के पीछे सिर्फ उसका ही हाथ नहीं है, बल्कि इस मर्डर में खुद सुरेश की बीवी बबीता वो भी शामिल है, और इसके अलावा 4 से 5 लोग और शामिल हैं जिनको बबीता ने और प्रेम सिंह ने मिलकर सुरेश की हत्या के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। कत्ल से पहले ही 70,000 रुपए दे भी दिए गए थे, और यह कहा गया था कि कत्ल जब हो जाएगा उसके बाद 30,000 रुपए और चुकाए जाएंगे। तो जो बाकी के लोग थे उनके बारे में भी पुलिस ने जानकारी जुटाई, और उनको भी पुलिस ने धर दबोचा। उन लोगों के भी नाम मैं आपको जल्दी से बता दूं, क्योंकि ये तो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जितना बताया जाए या इनके चेहरे से जितना नकाब नोच कर फेंका जाए, इनको जलील किया जाए, वो उतना बढ़िया होगा देखा जाए तो। अजमेरा प्रेम नाम है एक किलर का, यू राज एक का नाम है, और एक का नाम है वी राजू, और जो चौथा है वो है सूरज। तो 4 तो सुपारी किलर हैं। 1 लाख रुपए की सुपारी इन्होंने ली है, तो इनके हिस्से क्या आएगा आप समझिए। ये भी एक अजीब सी बात है। पता नहीं, मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि कत्ल तो करोड़ों अरबों रुपए के लिए भी नहीं करना चाहिए, उसको भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई 1 करोड़ मिल रहा था तो मार दिए। लेकिन यहाँ तो 25,000 के लिए भी लोग कत्ल किए दे रहे हैं। तो आप देखिए, यहाँ 1 लाख रुपए की सुपारी है, 4 सुपारी किलर्स हैं, तो इनको क्या मिलेगा आप ये भी समझिए, कैलकुलेट कर लीजिए। और ये 4 सुपारी किलर्स के अलावा 2 कॉन्स्पिरेटर हैं, जो बबीता है और सूरज है। तो कुल मिलाकर ये जो 6 लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, सूरज नहीं, बबीता और वो प्रेम सिंह, तो ये जो 6 लोग हैं, इन 6 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। और पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने पूरा मर्डर प्लान, पूरा प्लॉट जो है वो बताया, और उन्होंने कहा कि वो डी सुरेश को पहले से ही रास्ते से हटाना चाहते थे। खासकर जो प्रेम सिंह और बबीता है, उनको लगता था कि उनके अफेयर के रास्ते में उसका पति, बबीता का पति, रोड़ा अटका रहा है, तो इसीलिए उसकी हत्या करना बहुत ज़रूरी है। और इन लोगों ने ये तय किया था कि वो रोड एक्सीडेंट से ही जो है इसकी हत्या करेंगे सुरेश की। और उसी प्लान के तहत इन्होंने 16 मई को भी एक बार अटेम्प्ट किया था कि वो सुरेश को किसी ट्रक या कार के पहियों तले कुचल दे, लेकिन 16 मई को समहाउ वो प्लान जो है वो मैच्योर नहीं हो पाया। उसकी वजह ये रही कि शायद सुरेश जब उस पर्टिकुलर सड़क से गुजर रहा था बाइक लेकर, और
जो ट्रक उसको हिट करने वाला था, उस ट्रक के ड्राइवर ने ये नोटिस किया कि सुरेश जब गुजर रहा है और जहाँ पर उन दोनों का कोलिजन होना था या जहाँ पर हिट करने वाला जो टारगेट मिलना था, वहाँ पर कुछ और भी लोग सुरेश के अगल बगल ट्रैवल कर रहे थे, चल रहे थे, जिसकी वजह से सुरेश को टक्कर मारना इस ट्रक के लिए मुमकिन नहीं हो पाया। तो 16 तारीख को तो मौत समझ लीजिए कि सुरेश के अगल बगल से होकर निकल गई और उसे पता भी नहीं चला। 16 मई की बात बता रहा हूँ। लेकिन इसके बाद 23 मई को आखिरकार ये अपना प्लान जो इन्होंने बनाया था, मर्डर प्लान, उसमें वो कामयाब हो गए और ट्रक ने हिट किया सुरेश को और उसे बहुत ज़ोरदार तरीके से टक्कर मारी, जिसकी वजह से सुरेश की हालत बहुत ख़राब हो गई और वो सड़क पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन इसके बाद असली कहानी शुरू होती है। जब बेहोश होकर गिर पड़ा, लोग वहाँ पर खड़े थे, देख रहे थे। ऑब्वियसली जो वहाँ चश्मदीद थे उनको तो कुछ नहीं पता था कि ये जो एक्सीडेंट है इसके पीछे कोई साजिश है, ट्रक वाला टक्कर मारकर चला गया था। ट्रक वाला तो मर्डर में शामिल था, ये तो क्लियर है। लेकिन जो कार वहाँ पर आकर रुकी, वो कार भी बेसिकली यही सुपारी किलर्स की थी, जो वहाँ से राहगीर बनकर निकलने का ड्रामा कर रहे थे। वो तैयार बैठे थे, जैसे ही उन्होंने दूर से देख लिया कि ट्रक ने हिट कर दिया है सुरेश को, तो वो इंश्योर करने के लिए वहाँ आए। और जब वो वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि सुरेश जो है वो सड़क पर पड़ा हुआ तो है, लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं और लोग जो है इस अफरा तफरी में है कि किसी तरह इसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाए। तो ये जो किलर्स थे, इनको लगा कि ठीक है, ये सही मौका है, सुरेश को हम अपने कब्जे में ले लेते हैं। और उन्होंने उसका मददगार होने का ढोंग किया और सुरेश को फ़ौरन अपनी कार में उठा लिया। उठा लेने के बाद जब ये हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, इनको तो पता चल ही गया कि उसकी सांसें चल रही हैं और उनको लगा कि अगर ये ज़िंदा रह गया तो हमारा पर्पस तो सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए इन किलर्स ने क्या किया, बुरी तरह दर्दनाक तरीके से ज़ख्मी एक आदमी जिसे डॉक्टरी मदद की ज़रूरत थी, उसके गले में कपड़े का फंदा डालकर उसको स्ट्रैंगुलेट कर दिया, उसका गला घोंट दिया। और इससे पहले कि सुरेश अस्पताल पहुंचता, डॉक्टर उसे अटेंड करते, उसकी चलती कार में हत्या कर दी गई। सारे लोगों की नज़र में ये घटना जो है एक रोड एक्सीडेंट ही थी, जिसकी वजह से सुरेश की मृत्यु हुई। क्योंकि रोड एक्सीडेंट होते हुए लोगों ने देखा, उठाकर ले जाते हुए मददगारों को लोगों ने देखा, डॉक्टरों ने देखा कि हाँ, पूरे जिस्म में कटने फटने के निशान हैं। रोड एक्सीडेंट के बारे में तस्दीक हो गई। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि भाई रोड एक्सीडेंट की वजह से ही मृत्यु हुई है, ब्रॉड डेड है, क्योंकि उनको तब पता नहीं चला। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तब पता चला कि उसकी मौत जो है वो रोड एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि गला घोंटे जाने के निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने लिख कर दिया और देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया। और देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितना क्रूशियल, कितना इंपॉर्टेंट होती है वो। उस रिपोर्ट की वजह से पुलिस को भी इस मर्डर के बारे में पता चला और फाइनली पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। तो एक बहुत ही अजीब, बहुत ही चौंकाने वाला मर्डर का केस, जिसे दुनिया एक्सीडेंट का केस समझ रही थी, वो मर्डर के केस में तब्दील हुआ वो मामला। और न सिर्फ तब्दील हुआ, बल्कि एक कातिल बीवी, उसका आशिक और 4 सुपारी किलर्स जो है इस मामले में गिरफ्तार किए गए। तो मैं कहूँगा हैट्स ऑफ टू हैदराबाद पुलिस, हैट्स ऑफ टू डॉक्टर्स हु डिड पोस्टमार्टम, हु कंडक्टेड पोस्टमार्टम, और उनको बधाई तो इस मामले में हमें देनी ही चाहिए। तो क्राइम तक की ओर से तो खैर हम उनको बधाई देते ही हैं। आप लोगों के मन में इस घटना को सुनने और जानने के बाद जो भी राय है या जो भी नज़रिया है आपका, प्लीज़ उसके बारे में हमें ज़रूर लिख कर भेजिए। अब मैं आता हूँ हमारे कमेंट्स के सेक्शन में। इससे पहले जो हमने एक वीडियो पोस्ट किया था, मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए। उस वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से एक कातिल जिसने एक महिला की हत्या की, वो 6 महीने तक ठीक से सो नहीं पाया। उसको उस महिला के मर्डर करने का जो गिल्ट है, जो अपराध बोध है, वो उसे इतना परेशान कर रहा था कि 6 महीने बाद उस मामले को पुलिस तो सुलझा नहीं पाई, लेकिन 6 महीने बाद जब पुलिस ने उस मामले को नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया और जो सस्पेक्टेड किलर्स थे उनमें से एक को पुलिस ने उठाया पूछताछ के लिए, तो उसने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि मैं 6 महीने से सो नहीं पाया हूं, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने ही इस महिला का कत्ल किया है। तो वो अपने आप में एक अजीब हत्या की घटना थी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की थी। वो स्टोरी मैंने आप सबको सुनाई थी और आप लोगों ने उस स्टोरी को काफ़ी पसंद किया। हज़ारों की तादाद में आपने देखा, उसे अप्रिशिएट किया, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए। तो मैं कुछ कमेंट्स का अब यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ और आइए आप सबसे
इसी बहाने थोड़ा बात भी करना चाहता हूँ। यदु शर्मा जी ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि बहुत उन्हें अच्छा लगता है स्टोरी नैरेट करने का मेरा तरीका, और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा हम हाजिर हुआ करें स्टोरी लेकर, तो उन्हें और अच्छा लगेगा। मुकेश यादव जी कुवैत से लिखते हैं कि मैं कैसा हूँ, थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, मैं अच्छा हूँ। सागर रत्ना के नाम से एक आईडी है, वो ये लिख रहे हैं कि वॉच 1.25, कहने का मतलब ये है, वो ये बता रहे हैं कि जो मैंने स्टोरी नैरेट की है उनके मुताबिक शायद वो स्पीड बहुत कन्विंसिंग नहीं थी, तो वो उसको शायद बढ़ाने का सजेशन दे रहे हैं सागर रत्ना जी। एनीवे थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इनका सजेशन जचता हो तो आप ज़रूर थोड़ा स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, धीमा करके भी देख सकते हैं, और अगर इसी तरह देखेंगे जो नॉर्मल स्पीड है तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। LHS जांगीड़, इन्होंने लिखा है कि राजस्थान के जोधपुर की भंवरी देवी की कहानी मुझे सुनानी चाहिए। भंवरी देवी के बारे में मुझे लगता है शम्स ताहिर खान साहब ने कहानी सुना दी है। दीपक जी उधर से मुझे इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा दीपक। तो भंवरी देवी की कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं जांगीड़ साहब, तो आप क्राइम तक पे हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए और सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। सुशीला गौड़ जी ने भी कमेंट किया है, और उन्होंने करप्शन और पिंप जजेस इन मेरीलैंड कुछ इस तरह की बातें लिखी है वॉशिंगटन की। तो खैर ये कमेंट मैंने अभी तो पढ़ा, लेकिन इसके डिटेल इन्होंने कुछ लिंक्स भी दिए हैं, मैं वो देख नहीं पाया हूँ, लेकिन सुशीला जी मैं इन लिंक्स को देखने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अरमान खान साहब लिखते हैं कि स्टोरी सुनाने का तरीका उनको बहुत अच्छा लगता है, और उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। थैंक यू खान साहब, थैंक यू वेरी मच। वेंडर या वंदर जो भी है, VANDERWAL वाल, बहुत दिन बाद आए हो, उन्होंने लिखा। बिल्कुल साहब, बहुत दिन बाद आया हूँ, और क्यों आया हूँ ये मैंने आज जब हमने अपनी स्टोरी की शुरुआत की तो हमने बता दिया था आपको। तो प्लीज़ बीच बीच में जो हमारी गैर हाजिरी लग जाती है उसे माफ़ कर दीजिएगा, स्वीकार कर लीजिएगा मेरी कमियों और गलतियों को। नवनीत सिंह, इन्होंने लिखा है कि आपकी आवाज़ में दम है, कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच नवनीत जी। देवीलाल गदरी, वेरी गुड, क्राइम तक सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, और आप सुनाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, कोई भी स्टोरी हो उनको अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच देवीलाल गदरी साहब। विनोद सिंह जी, इनका भी कमेंट आया है, सर जी जब मैं अपनी जॉब से आता हूं और तब मैं क्राइम तक देखता हूं तो मैं अपनी दोनों आंखें बंद करके स्टोरी सुनता हूं और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। मोहम्मद फिरोज़, इन्होंने बेंगलोर की कोई कहानी सुनाने की पेशकश की है। तापस विश्वास साहब ये लिख रहे हैं कि शराब जो है वो सारे जुर्म की जड़ है। काफ़ी हद तक इनकी बात सही है, क्योंकि हमने ये नोटिस किया है कि जब इंसान दारू के नशे में होता है, शराब के नशे में होता है, तो वो जो है बहुत सारी ऐसी हरकतें और करतूत कर गुजरता है जो वो नॉर्मल रहते हुए नहीं कर सकता। तो हमने ये भी नोटिस किया है कि जब इंसान को कत्ल करना होता है तो वो कुछ सेडेटिव नशे की गोलियां या शराब जैसी चीज़ों का सेवन भी कर लेते हैं, जो प्रोफेशनल किलर्स होते हैं या क्रिमिनल होते हैं। तो तापस आपका ये कहना बिल्कुल सही है। तो इसीलिए शराब तो देखिए कोई अच्छी चीज़ है नहीं, हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो जितना हो सके उससे दूरी बनाना ही बढ़िया तरीका है मेरे हिसाब से। कृष्णा सिंह जी, उन्होंने कहा है कि आपकी आवाज़ गज़ब की है, माँ सरस्वती की कृपा है आप पर। कृष्णा जी थैंक यू वेरी मच। आप सबकी भी दुआएं हैं, वरना माँ सरस्वती की कृपा जो है इतनी आसानी से मिलती भी कहाँ है, मिली है तो मैं ग्रेटफुल हूँ, और आप सबकी दुआओं की बदौलत है ये सब। SL पहाड़िया, इन्होंने कहा है कि अपराध बोध के कारण जो है वो जो बंदा था जिसने एक महिला की हत्या की थी, 6 महीने बाद उसने अपना जुर्म खुद ही कबूल लिया। प्रतीक रोडे, रिकॉर्डेड को लाइव मत लिखा करो, उन्होंने ये लिखा है, इन्होंने सजेशन दिया है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे दोस्त आपका सजेशन मानने की। बाकी जब हमारा ये ऑन एयर होता है चैनल पर, जब 1:30 बजे आप इसे देखते हैं, तो प्रीमियरिंग वर्ड जो है वो आपके सामने होता है, तो उसका मतलब ये है कि ये रिकॉर्डेड शो ही है, लाइव नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोविड की वजह से कुछ शिफ्ट की प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से हम आपसे लाइव बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन चलिए इसी तरह से ही बातचीत तो हो ही रही है, आप लिखकर भेज रहे हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। फरहीन फातिमा, धनंजय चैटर्जी के फांसी की कहानी पूरी सुनाइए, और उन्होंने लिखा है कि वो कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। मेरे ख्याल से इसकी कहानी भी शम्स ताहिर खान साहब सुना चुके हैं ना। अच्छा, टुकड़ों टुकड़ों में बता चुके हैं। फरीन जी, कभी आपको मौका मिले तो क्राइम तक के जो पुराने फाइल्स हैं आप वो टटोलिए, खंगालिए, शायद आपको आपकी जो फरमाइश है वो पूरी हो जाए। दंगोरा धर्मेश जी, इन्होंने सूरत के लेडी सिंघम की कहानी, सुनीता यादव की कहानी सुनाने के लिए कहा है। वो तो आजकल आप लगातार टीवी पर देख ही रहे हैं, वो एक लेडी कांस्टेबल है
जिनकी कुछ रईसजादों से कानून का उल्लंघन करने पर झड़प हुई, बहस हुई और उनका तबादला किया गया था, जिस तबादले को उन्होंने अस्वीकार करते हुए त्यागपत्र दे दिया, रिज़ाइन कर दिया। तो आजकल उनकी बहुत चर्चा हो रही है, जो सुनीता यादव है। लेकिन एक ख़ास बात ये भी है कि जिन मंत्री से उनकी शिकायत की बात आ रही है, उस मंत्री का जो ऑडियो है, उस ऑडियो में वो मंत्री कभी भी इस लेडी कांस्टेबल को धमकाते हुए जो है वो सुनाई नहीं दे रहे हैं। अगर आपने उस ऑडियो या वीडियो को देखा होगा तो प्लीज़ ये भी सुनिए कि मंत्री ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होती है वो आप कीजिए। जबकि ये जो सुनीता यादव है ये थोड़ा ज़्यादा गुस्से में लग रही हैं। तो सुनीता के साथ बेशक लोगों की हमदर्दी हो, लोगों का सपोर्ट उनके साथ हो, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी मामले में फ़ैसला करने से पहले हमें दोनों पहलुओं को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए। हमेशा कोई आदमी जो ज़्यादा पावरफुल है, इसका मतलब वो पावर मिसयूज़ कर रहा होगा, ये सोच लेना भी गलत होता है। तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा। मैं कोई जज नहीं बन रहा हूँ और कोई कमेंट किसी के फेवर में या उसके खिलाफ मैं नहीं दे रहा हूँ। क्राइम तक पर वीडियोस भी है, आप प्लीज़ मौका मिले तो जो सुनीता यादव, जो सूरत की लेडी सिंघम के तौर पर उस ट्रैफिक कांस्टेबल को देखा जा रहा है, तो आप प्लीज़ उनका वो वीडियो ज़रूर देखिएगा मौका मिले तो। प्राची गंगवार, इन्होंने भी कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि वो भगवान को भी मानती हैं और साइंस को भी मानती हैं, और अगर भगवान है तो आत्मा भी है। प्राची, आपकी बात सही है। कम से कम जो हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू शास्त्र है, उसमें आत्मा परमात्मा के एग्जिस्टेंस के बारे में, आत्मा के बारे में तो मेरे ख्याल से हर धर्म में कहा गया है, लेकिन हमारे यहाँ पुनर्जन्म की थ्योरी है। जबकि जो दूसरे धर्म हैं, खासकर मुस्लिम धर्म, मुस्लिम नहीं, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, उसमें मेरे ख्याल से पुनर्जन्म वाली बात नहीं है। अजय जहांगीर साहब ये लिख रहे हैं कि फ्रॉड कॉल से 5,000 रुपये निकल गए, अब क्या करूं, प्लीज़ कोई राय दे। जहांगीर साहब, ऑब्वियसली आपके साथ धोखा हुआ है। आपसे सबसे पहले तो हमारी हमदर्दी है, और दूसरा ये कि फ़ौरन पास के पुलिस स्टेशन में जाइए और उनसे पूछिए कि साइबर सेल कहाँ है आपके शहर में, और वहाँ जाकर एक एप्लीकेशन दीजिए और सारी डिटेल पुलिस वालों को दीजिए, ताकि वो इन्वेस्टिगेट करके गुनहगारों को पकड़ने की कोशिश कर पाएँ। मुझे नहीं पता आपका पैसा आपको वापस मिल पाएगा या नहीं, लेकिन अगर दोषी पकड़े जाएँ, उनको सज़ा हो जाए, तो भी आपको थोड़ी राहत मिलेगी और आपको लगेगा कि चलो कम से कम गुनहगारों के साथ कुछ तो हुआ। तो इसीलिए आप पुलिस से फ़ौरन संपर्क कीजिए। रजनीश सिंह जी, इन्होंने कहा है कि भाई साहब आप नाम मत लीजिए, कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ कहानी सुनाइए और ड्यूरेशन छोटा रखें। रजनीश जी, ड्यूरेशन तो कहानी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम रखते हैं। आपका स्वागत है, आपके सजेशन के लिए भी बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ से डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये भी आपकी मर्ज़ी है। और आपने कहा है नाम मत लीजिए, तो अब तो मैंने नाम ले लिया, लेकिन अब नाम नहीं लूँगा। वार्निक पंवार जी, एक स्टोरी में उसका गलत नाम सच बताना पर मजबूर कर दिया। एनीवे वार्निक पवार जी, इनका कमेंट तो आया, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो लिखना क्या चाह रहे हैं। राबिया अहमद, इन्होंने लिखा है कि कोई भूत प्रेत का मामला नहीं है, ये सिंपली गिल्ट वाली बात थी, जिसकी वजह से जिस बंदे ने हत्या की थी उसने 6 महीने बाद जो है वो जुर्म की बात अपनी कबूल कर ली। अजय गुप्ता, ये भी ऑब्वियसली हमारे एक दर्शक होंगे, इन्होंने भी कमेंट किया और इन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा है, ये कहते हुए कि दलितों के साथ बहुत अत्याचार होता है और इस बारे में मुझे नहीं पता है, अगर मैं दलित होता तो मुझे पता चलता। इन्होंने कुछ गालियाँ वालियाँ भी मुझे दी है और ये कहा है कि जो आर्थिक आधार पर आरक्षण के बारे में मैंने अपने किसी वीडियो में कहा था, उस चीज़ से ये बहुत नाराज़ हैं। और इनका ये कहना है कि बेसिकली मैं जो है दलित आरक्षण के खिलाफ बोल रहा हूँ, जिसकी वजह से उनको मुझ पर बहुत गुस्सा है। देखिए, ये तो मैन टू मैन नज़रिया होता है, मैं अपनी बात रखता हूँ, इसका मुझे हक है। और अजय जी, ये बढ़िया होता कि अगर आप सभ्य और सुसंस्कृत तरीके से अपनी बात रखते, लेकिन जिस तरह से आपने बात की और जिस तरह से आपने अपनी भाषा का इस्तेमाल किया, मुझे माफ़ कीजिएगा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और आइंदा अगर ऐसा न करें तो भी अच्छा होगा। इंजीनियर सुबोध जी, इन्होंने कहा है कि बनर्जी साहब दीपक सर के बारे में ज़रूर बताइए, कहानी सुनकर अच्छा लगता है और दीपक सर को भी चांस देना सर। बिल्कुल दीपक जी, कभी कभी वीडियो लेकर आप सबके सामने हाजिर होते हैं, और दीपक जी बहुत ही टैलेंटेड यंग जर्नलिस्ट हैं, और इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट जो है उसके प्रोडक्ट हैं, यहाँ से उन्होंने अपने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है। तो दीपक जी के बारे में यही है, बाकी यंग हैं, आंखों में हज़ारों सपने हैं उनके। सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, इन्होंने लिखा है कि हाउ आर यू सर, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ जी। और इनको जो स्टोरी प्रेजेंट करने का तरीका है वो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। ये भी दीपक सर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो दीपक जी के बारे में जो बातें मैं आपको बता सकता था, फ़िलहाल तो मैंने उनको बता दिया।
ये दीपक जी के बारे में इन्होंने बाकायदा एक क्वेश्चनायर तैयार करके भेजा है और इन्होंने कहा है कि दीपक जी जो हैं उनको इन्वेस्टिगेटिव स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, प्रोफेशनलिज्म एंड कॉन्फिडेंस, परसिस्टेंस एंड डिसिप्लिन, एथिक्स, इन सारे मामलों में मैं क्या रेट करता हूँ। तो दीपक सारे मामलों में 10 आउट ऑफ 10 वाले लोगों में है। ऐसा नहीं कि वो सामने बैठे हैं इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन वो वाकई बहुत अच्छे हैं। और इन्होंने, हिमांशी जी ने भी कॉम्प्लीमेंट दिया है, थैंक यू वेरी मच। और खुशी है, इन्होंने लिखा है कि एक केस ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। 30 साल के एक नौजवान की लाश मिली थी ट्रेन के लाइन में बिना चप्पल के। 7 ट्रेन उस लाइन पर से गुजर चुके थे, लेकिन उस इंसान के सिर्फ सर पर चोट लगे और सुइसाइड नोट तभी मिली जब न्यूज़ पर आए। सुइसाइड नोट मिल जाते फाइल क्लोज हो जाएगी। एनीवे, इन्होंने काफ़ी लंबा लिखा है, अभी पूरा कमेंट तो नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं बाद में पढ़ूंगा। और अगर ये खबर यहाँ आप लोगों तक पहुँचाने वाली उसमें बात या एलिमेंट होंगे तो मैं ज़रूर पेश भी करूँगा। गौरव बत्रा जी, इन्होंने कहा है कि ब्लू शर्ट अच्छी लग रही है, थैंक यू वेरी मच। जो मेरा लास्ट वीडियो है उसमें मैंने ब्लू शर्ट पहनी थी, तो थैंक यू गौरव जी। जब आप किसी को पसंद करते हैं और जब आप किसी के एडमायरर होते हैं तो उसकी हर बात अच्छी लगती है। गौरव जी, थैंक यू वेरी मच, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। एस के जैन साहब का भी कमेंट है, आरपीएन लाइफ केयर का भी कमेंट है, प्रवीण उप्रेती साहब ने भी कमेंट किया है, विजेंद्र सिंह, साफिया सुल्ताना, स्टेशनरी एंड बुक वर्ल्ड के नाम से भी एक आईडी है, उसमें भी कमेंट, उससे भी कमेंट आया। उन्होंने कहा है कि आत्मा को सब ज्ञान होता है मरने के बाद भी। बिल्कुल, हम तो यही मानते हैं, आपकी बात से हम सहमत हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो, अगर सोल जिसे हम कहते हैं, वो अजर अमर है तो फिर उसको ज्ञान भी होगा। वैभव धमाल के नाम से भी एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। आनंद अधिकारी, वैभव धमाल जी ने थैंक यू भी लिखा है। आरती शर्मा जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है कि क्या बात है सर, आप बहुत दिन पर आए और सब ठीक तो है ना, इन्होंने ये भी लिखा है। थैंक यू वेरी मच आरती जी। गुरजीत देओल साहब का भी कमेंट है। हारून अख्तर का कमेंट है। सुप्रदीप जी, मैं पहले आपकी कहानी नहीं सुनता था, सिर्फ शम्स सर को सुनता था, लेकिन अब आपकी कहानी उनसे ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, उन्होंने ये लिखा है। चलिए ठीक है हारून अख्तर साहब, दुआएं आपकी। शम्स ताहिर खान साहब से तो मैं भी सीखता हूँ, और चूँकि वो क्राइम रिपोर्टिंग के अपने आप में एक आइकन है इस देश में, उनका अच्छा नाम है, तो आपका ये कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऑब्वियसली सहेज कर रखने वाला है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। राघवेंद्र तिवारी जी हैं और इन्होंने लिखा है कि पुलिस 6 महीने तक क्या कर रही थी, उस मामले की तफ्तीश में पुलिस ढीली क्यों थी। आपका कहना सही है राघवेंद्र जी, पुलिस 6 महीने तक उस मामले की तफ्तीश जो है वो सिंसियरली नहीं कर सकी, नहीं की, बल्कि उसने इसी वजह से 6 महीने बाद उस मामले का खुलासा हुआ। मैं लखनऊ की उस घटना का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें एक विडो महिला का कत्ल उसी के प्रेमी ने कर दिया था करवा चौथ की रात, उस घटना की यहाँ बात हो रही है। विभूति मिश्रा जी, और इन्होंने कहा है कि उनको बहुत बढ़िया लगा कि मैंने उनका नाम लिया। अरे विभूति जी, ये 2 वे ट्रैफिक है, आपको अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है आप सबका नाम लेकर। रानी सिंह, संजू बाबा, निताई बायन, शिवपाल, सोनिया कुमार, आवर लाइव्स, कमल सिंह, परूप श्रेष्ठा, फोर्ड ढिल्लन, इन्होंने आवाज़ की तारीफ़ की है, थैंक यू वेरी मच। याश्मिका मरियम, सुखदीप सिद्धू, इन्होंने कई सारे कमेंट किए हैं। चीता कुर्दिश, इन्होंने बताया कि ये बलूचिस्तान से हमें देखते हैं। बताइए, हमारे मतलब इंटरनेशनल व्यूअर्स भी हैं, बहुत हैं, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन बलूचिस्तान को लेकर मैं बड़ा फैसिनेटेड फील करता हूँ कई बार, क्योंकि बलूचिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें हमने सुन रखी है। हमने ये भी सुन रखा है कि वहाँ पाकिस्तान जो है बलूची लोगों पर बहुत जुल्म सितम करता है। पता नहीं ये बातें मतलब इन बातों के बारे में आपकी राय क्या है, हम ये जानना चाहेंगे। निक्कू धालीवाल, गुड जॉब, लव यू सर, इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच निक्कू जी। इंडियन म्यूज़िक के नाम से आईडी है। जितेंद्र चौधरी है, शादाब हसन मकसूदी, धर्मेंद्र गुप्ता जी, ई फिल्टर्स ग्रुप है, और इन्होंने एक सजेशन दिया ई फिल्टर्स ग्रुप ने कि बैनर्जी बाबू, आप निपटाने शब्द का प्रयोग अक्सर करते हैं, कभी कभी इसके बदले ठिकाने लगाने शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं क्या। बिल्कुल, ये निपटाना शब्द जो है आमतौर पर जो क्रिमिनल होता है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ। हालांकि ये ठिकाने लगाने वाला शब्द जो है वो भी क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। मैं आपकी बात को नोट करूँगा और कोशिश करूँगा कि अगली बार जब किसी डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की बात हो फ्रॉम किलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो निपटाने शब्द के अलावा मैं ठिकाने लगाने वाला शब्द भी यूज़ करूँगा। हालांकि कई लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसा कहना जो है किसी मरने वाले इंसान के साथ बहुत डिसग्रेस वाली बात है, और आपको किसी लाश के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि निपटा दिया। देखिए, वो मेरी बात नहीं होती। बेसिकली जब कोई किलर किसी डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करता है तो वो उसको निपटाता है,
उसको पंच तत्वों में विलीन करने नहीं जाता और न ही उसका अंतिम संस्कार करता है। तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। मेरा इरादा किसी भी मरने वाले आदमी या जिंदा आदमी के प्रति भी अपमान करने जैसा नहीं होता है। ये मैं अपनी बात आपको अपनी सफाई जो है देना चाहता हूँ। रजनीश कुमार जी सेंस ऑफ गिल्टी वाली बात इन्होंने लिखी है, और यूसुफ खान साहब ने भी तारीफ़ की है, लेकिन उन्होंने शम्स साहब के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। खान साहब, नाराज़गी है आपसे, आप ऐसा ना करें। मैं शम्स ताहिर खान साहब का एडमायरर हूँ और वो इतनी मेहनत करते हैं, इतने नामचीन और अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो प्लीज़ उनके लिए भी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। सऊदिया क्रिश के नाम से हैं, इन्होंने नमस्कार कहा है और इन्होंने लिखा है कि स्टोरी टेलिंग में मैं शम्स ताहिर खान साहब के ऑलमोस्ट क्लोज पहुंच गया हूं। थैंक यू वेरी मच, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और याश्मिका मरियम जी का फिर से कमेंट है। दिलीप कुमार जी, बबन मंडल साहब हैं, और कृष्णा शर्मा जी का भी कमेंट है। याकूब मोहम्मद साहब हैं, प्रेम सिंह जी हैं, रामस्वरूप विश्नोई हैं, विष्णु शर्मा हैं, रणधीर कुमार हैं। तो ये तो बहुत सारे कमेंट हैं। गोविंद लालवानी साहब हैं। थोड़ा सा अब मैं कमेंट जो है वो दूसरी तरफ से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं न्यूएस्ट फर्स्ट करके कमेंट पढ़ रहा था और जो रिसेंट कमेंट थे वो कमेंट्स में पढ़ गया, लेकिन जिन लोगों ने पहले कमेंट किया है उनके साथ जो है वो धोखा उनको फील नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अब मैं स्क्रॉल करके नीचे जा रहा हूँ। तो नीचे आ गया हूँ। आकाश सिंह साहब हैं, एसआर भी है, रवि सिंह हैं, अतुल गौड़ है, इन्होंने कई सारे कमेंट्स किए हैं। इन्होंने मुजफ्फरपुर के नवरूपा मर्डर केस के बारे में जानना चाहा है। कुसुम बालाजी, गॉड ब्लेस यू भाई लिखा है। थैंक यू कुसुम जी, थैंक यू सिस्टर। अजय पाल मलिक का भी कमेंट आया है। पंकज कुमार सिंह, अंकुश कुमार, जूही कुमारी झा, आर मिनीता, और इन्होंने कहा है कि स्टोरी सुनाने का तरीका बहुत ही नेचुरल है, वो इंतज़ार करती रहती हैं। इंदौर से हैं और अपने आप को बिग फ़ैन लिख रही हैं। थैंक यू वेरी मच आर मिनीता जी। सिमी जे और कोदिम साई मणिकांता, इस तरह से एक आईडी है, तो पता नहीं मैंने ठीक प्रोनाउंस किया या नहीं किया। उन्होंने हाउ आर यू लिखा है, मैं सही हूँ, थैंक यू वेरी मच। निशाद खान साहब, संजीव भट्टा जो है इनका भी कमेंट आया है। मोहित माही हैं, अंकित शर्मा हैं, संतोष टेक हैं, रजत परना नाग, इन्होंने भी अपनी बात लिखी है और इन्होंने लिखा है कि ये त्रिपुरा से हैं और इन्होंने लिखा है कि वो जानते हैं कि मैं बंगाली हूँ, इसीलिए बांग्ला में वो कमेंट कर रहे हैं। उनको स्टोरी सुनना बहुत बढ़िया लगता है। रजत परना नाग साहब, थैंक यू वेरी मच। और कौर सिद्धू, इन्होंने अपना नाम एक बार पहले बताया था, लेकिन वो नाम जो है मैं मिस कर गया, माफ़ कीजिएगा। कौर सिद्धू, अगर आप मेरा कमेंट सुन रही हैं, मतलब मेरा ये लाइव देख रही हैं, जो रिकॉर्डेड प्रीमियर देख रही हैं, तो प्लीज़ अपना नाम एक बार दोबारा लिख कर भेजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड। स्वरूप चंद साहब हैं, इनका भी कमेंट आया है। और संतोष टेक, इन्होंने कहा कि आवाज़ इनको अच्छी लगती है मेरी। प्रेरणा भारती, कृष्णन KKS, सुनील सिंह, आदिल टेक, अभिजीत, वेद पाठक, सुमित दास और राजपूत हेमंत, साजिद के नाम से भी कमेंट है। हिमांशु पांडे, हिंदुस्तान न्यूज़ ब्लॉग्स, सुमेध कुमार, और इसी तरह से बहुत सारे आप जैसे अच्छे अजीज़ और खुश मिजाज दर्शकों के कमेंट हम तक आए हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, बहुत सारे आप जैसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दर्शकों के नाम मैंने लिए। प्लीज़ जिनका नाम नहीं ले पाया या जिनके कमेंट्स को मैं इस वक्त नहीं पढ़ पाया, उसको अदरवाइज़ न लें और मुझे यूं ही अपना प्यार देते रहें, कमेंट करते रहें। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं ये भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो आमतौर पर हम नहीं करते या कम करते हैं, दिल में वो बात तो होती है, वो ये कि चैनल को प्लीज़, अगर आप लोग नए हैं, जो भी नया दर्शक हमारे साथ जुड़ रहा है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको क्राइम की खबरें यहाँ अच्छी देखने को मिलेंगी और आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। फिलहाल मुझे और मेरे साथी दीपक को इजाज़त दीजिए। अगली बार जब हम फिर हाजिर होंगे तो इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में आप जो कमेंट्स लिखेंगे, उन कमेंट्स का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा और आप जैसे दर्शकों का नाम भी लूँगा। तो मुझे और दीपक को इजाज़त दीजिए। बहुत सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।